आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिन्हें देश और विदेश में उन सभी महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का बड़ा गहरा और लंबा अनुभव है जो किसी भी देश के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। जी हाँ, हरदीप सिंह पुरी साहब जो इस वक्त हमारे साथ हैं, आपने विदेश मंत्रालय में और डिफेंस मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय में काफ़ी लंबी जिम्मेदारियां संभाली है और अब आप ऐसी मिनिस्ट्रीज़ को संभाल रहे हैं जो इस वक्त देश के लिए सबसे अहम है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तो है ही, हाउसिंग और अर्बन इंफ्रा, ये दोनों ऐसे मंत्रालय हैं जिस पर इस वक्त देश की इकोनॉमी के लिहाज से सबकी नज़र है। पुरी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। इस वक्त देश की नहीं, पूरी दुनिया की समस्या एक ही है, महंगा ऑयल। और शायद ये एक ऐसा कमोडिटी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के रिसेशन में जाने का खतरा हो रहा है और हिंदुस्तान में भी हम पेट्रोल डीजल के महंगे दामों से जूझ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये इन्फ्लेशन, ये महंगाई जो इम्पोर्टेड है, क्या कुछ प्रयास सरकार कर रही है जिससे कि हिंदुस्तान को सस्ता तेल मिल सके और यहाँ पर हमारे तेल के दाम उतने हमारी जेब पर भारी ना पड़े? धन्यवाद। इस समय जो विश्व भर के सामने जो चैलेंजेस हैं जी, उनमें से हाई ऑयल प्राइस इज वन ऑफ द चैलेंजेस। कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूं उसमें थोड़ी सी करेक्टिव्स लाने की जरूरत है। पिछले 2 साल महामारी के कारण ग्लोबली इकोनॉमिक एक्टिविटी पर रोक लगाई गई थी। मार्च 2022 जब भारत में ही लॉकडाउन नहीं था पर दुनिया भर में लॉकडाउन था, उस समय तेल का दाम जो था $19 और 56 सेंट था। क्योंकि देयर वाज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए डिमांड नहीं थी और प्राइस वेंट डाउन। अभी कुछ दिन पहले द प्राइस ऑफ ऑयल चढ़ के कहीं $120 से भी ऊपर चढ़ गया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि 24 फरवरी को जो रूस, रशियन फेडरेशन और यूक्रेन के बीच में जो हुआ, शायद तेल का दाम उसके कारण चढ़ा है। मैं आपके सामने 1-2 सबमिशंस रखना चाहूंगा जिससे मैं समझता हूं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल समस्याओं की, खास करके आपने इन्फ्लेशन की बात की, मुझे लग रहा है कि आप रिसेशन की भी बात करना चाह रहे थे और अभी तक अगर आपने आर वर्ड हमारी चर्चा में नहीं लाए तो अभी अगले 2-4 मिनट में आप ले आएंगे जी। इसमें भारत में क्या हो सकता है, हमने क्या किया है और दुनिया भर में क्या। जब टोटल लॉकडाउन था और उस समय जो दुनिया भर में डिसीजन मेकर्स हैं, दे हैड टू चूज बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड। अगर आप पूरी इकोनॉमी को लॉकडाउन में ले आते हैं तो महामारी के दौरान वो लोगों की जान बचाने के लिए दैट वाज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। बट अगर आप अपने देश को और ग्लोबल इकोनॉमी को परपेचुअल लॉकडाउन कंडीशन में रखते हैं तो अदर देन दी थ्रेट टू लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो दैट इज एन इक्वली बिग थ्रेट टू लाइफ जी। तो महामारी के दौरान दुनिया भर में, जहां तक मुझे जानकारी है, 20 ट्रिलियन से अधिक डॉलर स्टिम्युलस पैकेजेस में लगाए गए। तो 20 ट्रिलियन डॉलर की स्टिम्युलस पैकेजेस, ज्यादा भी हो सकता है। उसके कारण क्या हुआ कि एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन पैदा हो गई। इफ देयर इज मोर मनी सप्लाई चेजिंग द सेम नंबर ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगी। तो तेल का दाम जो है उसको कौन डिटरमिन करता है?
ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं, जिनको ओपेक प्लस कहा जाता है, वो ये तय करती हैं, वो निर्णय लेती हैं कि ग्लोबल मार्केट में कितना क्वांटिटी ऑफ ऑयल रिलीज किया जाए। अगर द रिलीज क्वांटिटी इज इक्वल टू द डिमांड या उससे अधिक है तो प्राइस नेचुरली प्राइस इक्विलिब्रियम होगा। पर हम देखे आ रहे हैं कि पिछले साल थर्ड क्वार्टर से लेके ओपेक प्लस ने यह फैसला किया कि द अमाउंट ऑफ ऑयल दे विल रिलीज विल बी लेस देन द डिमांड, और उससे प्राइसेस चढ़ रही थी। उन्होंने क्यों यह निर्णय लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन तो बड़ी क्लियर है। क्योंकि एक तरफ हम ऑयल ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया में ये क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन फ्यूल्स की बात हो रही है। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल और ट्रेडिशनल एरियाज में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। कहां तक वो बात सही है, कहां तक वो नहीं सही है, ये मालूम नहीं, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर आप आ जाइए। तो ऑयल का दाम ऑलरेडी बढ़ रहा था जी, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑयल बीइंग रिलीज्ड इन द मार्केट वो डिमांड से कम थी। अगर जब हम उनसे बात करते थे तो ओपेक का ये कहना था कि भाई हम ये नहीं डिटरमिन करते कि ऑयल का दाम क्या होना चाहिए, हम सिर्फ यही डिटरमिन करते हैं कितना ऑयल रिलीज होना चाहिए। अब आप उनसे कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कि उससे भी दाम पे फर्क पड़ता है। एनीवे, उसमें और कई जियोपॉलिटिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशंस अमेरिका के और कुछ जो मेजर ओपेक के प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो, जो भी है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा जो मैंने डेवोस में भी कही और जब हम कहते आ रहे हैं जी। हमने उनसे यह कहा कि अगर तेल का दाम $120 पर बैरल होगा जी, तो ये दिस इज नॉट एन इन्विटेशन टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो है ही, ये 100% गारंटी से हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में रिसेशन होगा जी। इस समय स्थिति यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 46 वर्षों में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। एक और दूसरा देश है यूनाइटेड किंगडम, जिसके साथ हमारा बड़ा पुराना 190 साल का रिश्ता रहा है। वहां पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें स्टीपेस्ट डिक्लाइन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ये तो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं हम। भारत के आसपास में जो देश हैं आप देख लीजिए, आपको मालूम है श्रीलंका में क्या स्थिति है, बाकी देशों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट देयर आर चैलेंजेस देयर। राइट। अफ्रीका में कंट्रीज आर कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस। लैटिन अमेरिका में चैलेंजेस हैं। क्या ऑयल प्रोड्यूसर्स को यह बात समझ आ गई है कि नहीं, इस पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, पर मैं आपको एक और सेकंड सबमिशन करना चाहता हूं। पहली मेरी सबमिशन थी कि $120 ऑयल प्राइसेस रही तो ग्लोबल इन्फ्लेशन को छोड़िए, रिसेशन और कोलैप्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी होने वाली है जी। दूसरी बात यह है कि आप दुनिया के 3 सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स अभी जो हैं वो देख लीजिए। एक है रूस। रशियन फेडरेशन दिन में 7 से 9 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करता है जी। सिर्फ रूस से ही नहीं, लोग चाह रहे थे, यूरोपियन चाह रहे थे कि रूस से जो उनकी ऑयल डिपेंडेंस है वो कम की जाए। मैं हंगरी गया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऑपरेशन गंगा के लिए भेजा था जी। मैंने जब उनके विदेश मंत्री से बात की, उन्होंने साफ कहा कि हमारा तो 65% जो तेल है वो रूस से आता और डेडिकेटेड पाइपलाइन से आता, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और जी। और यूरोपियन लीडर्स ने मुझे कहा कि हम कई सालों के लिए हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। उसको छोड़िए, उसके अलावा ईरान का तेल अंडर सैंक्शन है। ईरान के पास किसी एक समय 40-45 मिलियन बैरल प्लेटफॉर्म में पड़ा होता है, अगर वो रिलीज करें, चीन तो खरीद रहा है उनसे। और वेनेजुएला का देखिए, पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा 31 मार्च तक, हमने टोटल जो इंपोर्ट किया है रशिया से ऑयल वो 0.2% था जी। अगर आप अप्रैल मई की फिगर्स देखें तो रशियन ऑयल, रशिया इज नाउ आवर सेकंड लार्जेस्ट
सप्लायर आफ्टर इराक। तो मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। हम क्यों रशिया से खरीद रहे हैं? एक तो हम कहीं से भी खरीदेंगे, और दूसरी बात, पहले हम ज्यादा खरीद रहे थे सऊदी अरेबिया से और यूएई से, पर अगर उनका दाम बढ़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह का, चाहे वो नेटो का, यूरोप के देशों का या फिर अमेरिका का दबाव हो कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, उसके बजाय हम वहाँ से खरीदेंगे भी और सस्ता खरीदने की भी कोशिश करेंगे। पहली बात तो जिनके बारे आप जिक्र कर रहे हैं, नेटो, ईयू, उनसे आप कहा जाए कि आप पहले तो तेल खरीदना वहां से बंद करो। जी। अब देखिए कौन सी कंट्री ने कम किया है, और मान लीजिए दिसंबर तक थोड़ा वो कम भी करते हैं जी। अगर रूस 9 मिलियन बैरल रोज प्रोड्यूस करता है तो किसी और को 9 मिलियन बैरल सप्लाई करने पड़ेंगे। और मैं जो बता रहा हूं, जो उनमें से दो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ओपेक में, सऊदी अरेबिया और यूएई, अगर ये बढ़ाना चाहें भी तो कितना, 1-1.5 मिलियन बैरल बढ़ा सकते हैं पर डे। सो पहली बात तो ये जो प्रेस में चर्चा होती है, लोग कहते हैं, पहली बात तो रशियन ऑयल इज नॉट अंडर सैंक्शन। दूसरी बात, कुछ रशियन एंटिटीज आर अंडर सैंक्शन, पर मुझे तो कोई एविडेंस नहीं है कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। इनफैक्ट लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। जी। अगर इंटेंशन थी कि जो भी 24 फरवरी को हुआ है और अभी हो रहा है, उसके कारण आप रशिया को पनिश करना चाहते हो, तो रशिया तो पनिश नहीं हुआ। जो पनिश करना चाहते थे यूरोप पर, वो उन्होंने अपने आप पे पनिशमेंट ले ली, क्योंकि ऑयल प्राइस वेंट अप। सो मुझे लगता है कि अभी आप मुझे जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि यार आपके जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज की सलाह देने वाले होते हैं, उनके कहने पे सरकारें चलती हैं। नहीं, सरकारें सलाहकारों के कहने पे नहीं चलती हैं, सरकारें चलती हैं नेशनल इंटरेस्ट पे। जी। और मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर किसी देश, देखिए नहीं, वो हमने क्या किया, वो हम मानकर चलते हैं कि आप जैसे डिप्लोमेट नेशनल इंटरेस्ट की ही बात करते हैं। नहीं, देखिए मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, मेरा तो सौभाग्य, मैं उन्हें पहले से भी जानता था, और उनके 2014 में दिल्ली में दायित्व संभालने से पहले मैंने सरकार में भी 39 इयर्स का मेरा तजर्बा, मैंने और बाकी सरकारें भी देखी हैं। उन्होंने जो आके किया है, क्योंकि आज मैं समझता हूं आपके कार्यक्रम का प्राइमरी फोकस है कि 8 साल में क्या हुआ है। जी। तो मैं आपको 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दे दूं। मोदी जी से जब नए नए प्रधानमंत्री से बने थे, तो उनसे पूछा गया था कि आपकी फिलॉसफी क्या है। तो वो मॉडेस्ट आदमी है, जो कहते हैं मैं काम करके दिखाना चाहूंगा और छोटे छोटे काम करूंगा, पर अभी आपके सामने दिख रहे हैं। 2014 में, उससे कुछ मैं समझता हूं 10 वर्ष पहले, जी, ये रियलाइजेशन सरकार के अंदर आ गई थी कि हमें आने वाले वर्षों में एनर्जी समस्या डेफिनेटली उसका सामना करना पड़ेगा। जी। तो एक एरिया जो है जिसपे कुछ और देशों ने बहुत सफलता पाई है, बायोफ्यूल्स, एथेनॉल। जी। 2006 से लेकर 2008 तक, जनवरी 2006 से लेकर 2008 तक मैं ब्राजील में एम्बेसडर था, राजदूत था। जी। उस समय दिल्ली की सरकार की कोशिश थी कि हम 5 हमारे जो राज्य हैं, नहीं 5% ब्लेंडिंग हम करें 9 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में मिला के। बड़ा मॉडेस्ट अटेम्प्ट था। जी। देश भर में नहीं, 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मिला के, और सिर्फ 5% हम ब्लेंडिंग करें। काफी कोशिश की गई, बट वी वर नेवर एबल टू प्रोड्यूस द एथेनॉल रिक्वायर्ड 5% ब्लेंडिंग के लिए भी। और 2014 में जब मोदी जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, एथेनॉल ब्लेंडिंग उस समय सिर्फ 1.4% थी। अभी पीछे 5 जून को जब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एड्रेस के दौरान कहा कि हमने 10%
ब्लेंडिंग ऑलरेडी अचीव कर ली है जी। कहां 1.4% थी और कभी कहां 10% है और 20% का टारगेट है। जी। देखिए, अगर हम पिछले साल के ऑयल प्राइस देखें तो 10% ब्लेंडिंग से हमें 42,000 करोड़ की बचत हुई है। लेकिन सर वो बचत कंज्यूमर्स को भी चाहिए। अभी भी लोगों को लगता है कि पेट्रोल और डीजल मैं के दाम वो- जो मैं उसमें उन्हें 2 मिनट- चुकाने पड़ रहे हैं वो काफी महंगे हैं। मैं आपको आपने टैक्स घटाए हैं, उसमें लेकिन क्या आता आप- हूं जी, मैं लेकिन क्या आता हूं पहले आप लेकिन- समझ लीजिए जी। फिर आपको प्राइस में समझने भी कोशिश होगी, जी। उसका आसानी होगी। तो अगर इस साल के दाम आप देखें तो वो 10% ब्लेंडिंग के कारण 60-65 हजार करोड़ की बचत होती है। और हमारा टारगेट, जैसे आपने बताया अभी, हमारा टारगेट है 20% ब्लेंडिंग था 2030 तक। जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी अनाउंस किया उसको हम 2024 और 25 तक हासिल कर लेंगे। और 1 अप्रैल 2023 तक हम पेट्रोल बंक में 20% ब्लेंडेड फ्यूल इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। जी। अब मैं आता हूं पेट्रोल प्राइस पे। जी। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए प्राइस इज इंपॉर्टेंट, अफोर्डेबिलिटी है प्राइस के साथ जुड़ी हुई, जी। प्रेडिक्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट कि ये ना हो कि आप प्राइस जितना मर्जी रखें पर अगर मिलेगा ही नहीं पेट्रोल तो प्राइस का तो कोई मतलब ही नहीं है। एनर्जी शॉक या एनर्जी न्यूज हम लोग एनालाइज करते हैं 1973 से लेके। उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और मेरी 400 रुपए तनख्वाह थी और ऑयल प्राइस वाज व्हाट 1 रुपी लीटर और समथिंग, 1 रुपीज 25 पैसे लीटर। सो हमने 7 साल का एनालाइज किया। मोदी जी के जो 7-8 साल हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, ऑयल प्राइसेस सबसे कम बढ़ी हैं। उसमें 30% बढ़ी है, कभी 210%, 180% 7 साल में बढ़ती थी। इस समय अगर आप ऑयल प्राइस देखिए, पेट्रोल और डीजल प्राइस दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, वो सबसे लोएस्ट हैं। और लोएस्ट क्यों है? पहले तो मैं आपके साथ आधा मिनट लूंगा कि ऑयल प्राइस डिटरमिन कैसे की जाती है। आप में से पता नहीं कितनों को यह जानकारी होगी कि एक दिन में रोज हम में से कितने हमारे नागरिक हैं जो पेट्रोल पंप में जाते हैं भरवाने। एनी गेसेस? देश भर में पेट्रोल और डीजल भरवाने कितने लोग जाते हैं? मैं आपको बताता हूं, 6 करोड़ लोग रोज जाते हैं अपने टैंक को भरवाने। सो पॉलिटिकल लोग हैं, खास करके जो हमारे विरोध में हैं जी। और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब मेरे से बातचीत शुरू करते हैं तो ये कहते हैं पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ रहा है। जैसे वो युवा नेता कहते थे महामारी के दौरान, मोदी जी हमारी वैक्सीन कहां है? मैं उस समय मजाक किया करता था, वो नहीं करूंगा आज, पर मैं आप बताता हूं। मैं पता है क्या कहता था? मैंने आपकी जहां सरकार है राजस्थान, वहां तो अपने कूड़े में फेंक दी वैक्सीन, और पंजाब में आप मुनाफाखोरी कर रहे हो, और महाराष्ट्र में पता नहीं इनकी सरकार कितनी देर रहेगी, पर वो दूसरी बात है। पेट्रोल का मैं बताता हूं आपको, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेलिंग गाड़ी कौन सी है मालूम है आप में? किसमें? उसका क्या दाम है? मैं गाड़ी का नाम नहीं चाहता हूं, नहीं तो कोई कहेगा ये मंत्री बैठ के सिंघवी साहब के साथ बैठ के ये प्रमोशन कर रहे थे बैंक का। नाम नहीं बताता हूं। उसका दाम है 18 लाख रुपया। कन्वेंशनल विजडम हमें यह बताती है कि अगर दाम बढ़ रहा हो तो डिमांड कम होनी चाहिए। जी। रसाल, हाउ मच इज आवर पेट्रोल कंजम्पशन, डीजल कंजम्पशन मंथ ऑन मंथ हायर? 14-20% हायर, 15%। मतलब जो मई की कंजम्पशन है वो अप्रैल की कंजम्पशन से 15% ज्यादा है। एंड लाइक दैट ऑयल प्राइस बड़ा होता है। ऑयल प्राइस कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो मैं बताना बीच में रह गया मुझसे। आप इंटरनेशनली प्राइस देखिए जी। आप में से ये पूछते आप इंटरनेशनल प्राइस क्यों लेते हैं? ये जो हमारे पहले वाली सरकार थी कांग्रेस यूपीए में, इन्होंने 2010 में पेट्रोल का जो
प्राइसिंग है उसको डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट कर दिया मतलब जो मार्केट से मार्केट होगा वही होगा, आप एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको ग्लोबल मार्केट प्राइस लेना होगा, उसके साथ आपको इंश्योरेंस और फ्रेट जोड़ना होगा, उसके बाद आपको रिफाइनर्स मार्जिन जोड़ना होगा, और उसमें एक्सचेंज रेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हम 85% अपना तेल जो है इंपोर्ट करते हैं जी, और कोई 45-50% गैस। यहां पे पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों कम हैं इस समय? अब कांग्रेस के वो जो युवा नेता हैं या वो जो प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के यहां कोई पूछताछ हो रही है, उन लोगों को छोड़िए, पर क्यों कम है? क्योंकि ये जो मैंने कॉस्ट स्ट्रक्चर बताया उसके ऊपर एक्साइज लगती है। एक्साइज कौन लगाता है? सरकार लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट्स वैट लगाती है, और वो एड वैलोरम एक परसेंटेज रेट होता है। तो मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी ने, क्योंकि उनकी कमिटमेंट है कि हमारे नागरिक को पेट्रोल बंक पे रीजनेबल प्राइस पे मिले जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 नवंबर को और 21 मई को 2 ओकेजन्स पर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, और उन्होंने, हमने यह भी प्रार्थना की बाकी लोगों से, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कि आप भी अपना जो वैट लगाते हैं परसेंटेज का उसको भी कम कर दीजिए। तो हमारी जो बीजेपी रूल स्टेट्स थी उन्होंने तो कम कर दिया, पर बाकी जो स्टेट्स हैं उन्होंने किया नहीं। इसलिए हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि आप अगर उत्तर प्रदेश में हो तो आपको पेट्रोल इस दाम पे मिलेगा, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो ज्यादा महंगा मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब पेट्रोल के दाम की बात होती है, सबसे पहले ये इशू जो है स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू का, इसको एड्रेस करना चाहिए। आपका एक और मंत्रालय है हाउसिंग और अर्बन इंफ्रा, उस पर मैं आपसे बात करना पर चाहता आप हूं। छोड़ गए इस विषय को। सर, मैं, समय की, अच्छा, मैं मेरे 1 पास मिनट, आखिरी 4 मिनट ही बचे हैं मेरे अच्छा पास। नहीं, मैं 1 मिनट बता दूं। जी, देखिए इन लोगों की प्रायोरिटीज मैं बता दूं आपको। ये पेट्रोल और डीजल पे वैट करने को तैयार नहीं थे, पर जो इंपोर्टेड फॉरेन लिकर है उसका इन्होंने ड्यूटी रेट 300% से 150% कर दिया। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो महाराष्ट्र में जिनकी सरकार गिरने वाली है, उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, वैसे तो रेरा आने के बाद में काफ़ी कुछ जो घर खरीदार हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्हें समय से घर नहीं मिलते हैं, बिल्डर्स की मनमानी चलती है। आपका मंत्रालय उनके लिए क्या काम करने जा रहे हैं? देखिए, पहले बात आपने रेरा की बात उठाई थी जी। पहले बात तो मैं समझता हूं कि ये बहुत हैरानगी की बात है कि हमारे आज़ादी के 70 साल बाद भी रियल एस्टेट सेक्टर जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जीडीपी के लिए, उसमें रेगुलेटर ही नहीं था। राइट। रेगुलेटर क्यों नहीं था? आपने कभी सोचा है? क्योंकि जो लोग सत्ता में थे वो चाहते ही नहीं थे कि रेगुलेटर हो, क्योंकि उन लोगों के साथ मिले हुए थे। तो बिल्डर क्या करता था? आप में से अगर कोई बिल्डर हो तो मैं माफी चाहता हूं, पर मैं किसी एक व्यक्ति के बारे नहीं बोल रहा हूं, मैं क्लास के बारे बोल रहा हूं। वो क्या कहते थे? लोगों से पैसे ले लेते थे कि हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। भारत एक ही देश है जहां पे लोग अपने पैसे को, वो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बगैर लोगों को दे देते हैं। वो फाइन प्रिंट पढ़िए, उसमें उसकी कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं थी। वो आपसे पैसे लेके, पैसे कलेक्ट करके उसी को वो लैंड बैंक में डाल देगा, कहीं और डाल देगा, सोने के व्यापार में डाल देगा। तो रेरा ने क्या किया? रेरा को बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, अंदर से भी सैबोटाज हुआ, हमारे समय भी लोगों ने। और ये नहीं कहते कि रेरा अच्छी चीज नहीं है, वो पता क्या कहते हैं? इट इज टू लिटिल टू लेट। ये तो चलेगा नहीं, मतलब ये चलता रहे। तो सारे जो रेरा के चैलेंजेस हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को भेज दिया। मेरे मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद दिस चैलेंजेस वर थ्रोन आउट। अब रेरा आ गया है, कोई भी बिल्डर कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसमें से जो भी पैसे इकट्ठे करता है उसमें 70% को एस्क्रो अकाउंट में डालना होगा जो उस प्रोजेक्ट के लिए यूज हो सकते हैं। तो कई प्रॉब्लम शुरू होगी, कुछ रहती हैं जी। क्यों रहती हैं बताता हूं।
खास करके दिल्ली के आसपास नेशनल कैपिटल रीजन में कुछ इसलिए रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स इंसॉल्वेंसी में चले गए हैं, एनसीएलटी में चले गए हैं जी। पर मैं आपको ये बताते हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि ओवरऑल इन्वेंटरीज बहुत कम हो गई हैं, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं, और जो नई भी हैं वो दे आर एट एन एडवांस स्टेज ऑफ, कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, नाम है उसकी, दे आर अंडर अ डिफरेंट ट्रैक। बिल्कुल सर, समय की कमी है, नहीं तो मैं आपसे घंटों और कुछ बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत कर सकता हूं, क्योंकि दोनों मंत्रालय आपके पास हैं, उनमें ढेर सारा काम है। आज इस वक्त आपसे विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।